अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम जो अपनी एमसीक्यू सीरीज है उसकी जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स पे है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पे जो हमारे एमसीक्यूज की सीरीज है उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय विच मेथड। ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो किस तरह से मेजर करते हैं। नेशनल इनकम जो है वो जीडीपी भी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होती है। ठीक है, सो नेशनल इनकम के मेजर करने के 3 तरीके हैं। एक एक्सपेंडिचर अप्रोच है, एक इनकम अप्रोच है और एक प्रोडक्ट अप्रोच है। एक्सपेंडिचर अप्रोच में बेसिकली जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है, कंट्री के अंदर, तो उन सबको हम जो है वो कैप्चर करते हैं। जो इनकम अप्रोच होती है उसके अंदर जितने भी इनकम जनरेट हो रही होती है, इनकम रिसीव हो रही होती है टू द बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, बेसिकली जो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे वो प्रोड्यूसर्स की इनकम होती है। ठीक है, सो इनकम अप्रोच के अंदर हम इनकम जो जितनी भी जनरेट हो रही होती है उसको लेते हैं। और जो प्रोडक्ट अप्रोच है, जितनी भी चीजें ऑल न्यूली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारी जो तीनों अप्रोचेस हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच, तीनों अप्रोचेस से नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। तो आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लेशन भी हाई हो रही होती है इकोनॉमी में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी डिक्लाइन हो रही होती हैं। ठीक है, अब इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉल इन प्राइसेस ड्यू टू लेस सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। मैंने आपको बताया कि स्टैगफ्लेशन जो होती है उसमें इन्फ्लेशन आ रही होती है, इन्फ्लेशन के की एक ये फॉर्म है। ठीक है, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन, तो एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड नहीं है बल्कि प्राइसेस को हाई करने के लिए। तो जो सी ऑप्शन है हमारा, हाई इन्फ्लेशन रेट कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनचेंज कंज्यूम डिमांड। ठीक है, इन्फ्लेशन भी हाई होता है इसके अंदर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हो रहा था। ज़ाहिर है जैसे जब इन्फ्लेशन हाई होगा, जब चीज़ों की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिससे और साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है इकोनॉमी में। ठीक है, डिमांड भी एक तरफ चीज़ों की ख़त्म हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही होती है, तो इस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या मेजर करता है? चेंज इन प्राइसेस कॉस्ड बाय चेंज इन डिमांड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्स, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। ठीक है, बेसिकली जो इलास्टिसिटी होती है वो रिस्पॉन्सिवनेस, परसेंटेज चेंज की बात करती है। ठीक है, यूनिट चेंज की बात नहीं करती, हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं इलास्टिसिटी के अंदर कि इतनी अगर 1 यूनिट चेंज आएगा तो कितने परसेंट चेंज आएगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। ठीक है, प्राइस जब चेंज होगी तो डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगी, वो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हेल्प्स टू प्रमोट, जब भी किसी कंट्री की जो करेंसी है वो डीवैल्यू होती है तो उससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती हैं क्योंकि अब जो हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें वो बाहर की जो लोग हैं उनको इजी एक्सेस है, यहाँ पे चीपर रेट्स में मिल रही हैं क्योंकि हमारी जो करेंसी है उसका रेट जो है वो कम हो गया, उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो उससे प्रमोट होंगी। इफ सेविंग्स एक्सीड इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम विल, अगर सेविंग जो है वो ज़्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से और तो नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आता है? देखें, जब भी सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं तो नेशनल इनकम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक, क्योंकि सेविंग का मतलब यह है कि इन हैंड लोगों ने मनी जो है वो रखी हुई है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी ना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम अकाउंट जो है वो उसके अंदर कोई इफेक्ट आएगा, या फिर जो है इन्वेस्टमेंट कम होगी तो नेशनल इनकम के अंदर जो है वो डिक्लाइन इम्पैक्ट आएगा। अगर सेविंग इंक्रीज हो रही है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो नेशनल इनकम के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लक्चुएशन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बोथ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक भी करता है और कमर्शियल बैंक भी करता है? एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो बैंकर होता है गवर्नमेंट का वो सिर्फ सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट नहीं होता।
एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी काम सिर्फ सेंट्रल बैंक का है कि मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है जो सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, कमर्शियल बैंक का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, अब ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ डीलिंग जो होती है ये दोनों बैंक्स करते हैं, सेंट्रल बैंक भी करता है और कमर्शियल बैंक भी इसमें रोल प्ले करता है। और जो डी ऑप्शन है फिक्सिंग द मेन इंटरेस्ट रेट, ये भी सेंट्रल बैंक करता है, क्योंकि जब मॉनेटरी पॉलिसी वो फिक्स कर रहा है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी वही फिक्स करेगा। तो सो सी ऑप्शन जो ये करेक्ट है, जिसमें डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज है। ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली इवेडेड, ठीक है, जो ऐसी इनकम जिसके ऊपर से टैक्स हटा दिया जाए या टैक्स पे ना किया जाए वो ब्लैक मनी होती है। इलीगल मीन्स ऑफ अर्निंग मनी जो होती हैं वो ब्लैक मनी नहीं होती, बल्कि मनी अर्न थ्रू अंडरहैंड डील्स, वो भी इलीगल मनी या ब्लैक मनी में नहीं आता, बल्कि ये दोनों कंसेप्ट मिला के। और तीसरा जो है बेसिकली जो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है वो टैक्स से रिलेटेड है कि जिस पे से टैक्स ना दिया जाए गवर्नमेंट की नज़र में, उस मनी को हम ब्लैक मनी कहते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन एशिया जो है, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड जो इकॉनमी है वो जापान की है। नेक्स्ट देखते हैं, What can a central bank increase in order to reduce consumer borrowing? अगर जो सेंट्रल बैंक है उसने कंज्यूमर बोरोइंग जो है ख़त्म करनी हो तो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएगा तो जो लोग बोरो कम करेंगे उससे, ठीक है, क्योंकि उन्हें उसके अगेंस्ट ज़्यादा मनी पे बैक करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को जब भी गवर्नमेंट ने कम करना होता है तो हम क्या करते हैं? इंक्रीज बैंक लैंडिंग, इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज। देखें, बैंक लैंडिंग जो है इंक्रीज करने का इन्फ्लेशन पे कोई इम्पैक्ट इस तरह से नहीं आएगा, इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज का भी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नहीं आता, बल्कि रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करती है, ठीक है, तो टैक्स रेट कम होगा, टैक्स रेट कम करेंगे तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन कम होगी इकॉनमी में, और इससे जो है वो इन्फ्लेशन की रिडक्शन होती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने से इन्फ्लेशन रिड्यूस किए जाते हैं, ये एक फिस्कल पॉलिसी होती है। पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन और लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमने पीछे भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको जब दोनों का मिक्सचर हो तो ये स्टैगफ्लेशन की कंडीशन होती है। स्टैग्नेशन भी नहीं होती, टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी, ये रोस्टो की जो वो थी 5 स्टेजेस थी, उनमें से भी स्टेज नहीं है, ठीक है, तो ये स्टैगफ्लेशन है। व्हाट मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, क्या चीज़ बैलेंस होनी चाहिए? जब भी हमें ट्रेड में आते हैं या हमारे साथ कोई कंट्री जो है दूसरी ट्रेड एग्रीमेंट करती है तो हमारा सबसे पहले जो बैलेंस है ट्रेड का या ट्रेड पेमेंट्स एट बैलेंस शीट जो है वो देखती है, तो वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए ताकि लोग हमारे साथ विलिंगली ट्रेड करें, ठीक है। बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या इनविजिबल ट्रेड जो है वो बैलेंस हो या ना हो इससे दूसरी कंट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो है वो भी इसमें नहीं आता, बल्कि सिर्फ एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अगर हमारी बैलेंस होती है तो यानी जो पेमेंट इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट जो है वो उनकी पेमेंट जो है वो इक्वलाइज हो जाए, तो हम ना डेफिसिट में हो, सरप्लस में होना अच्छी बात होती है लेकिन डेफिसिट में नहीं होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। Which one is a factor of production? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से कौन सा है? कैपिटल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। सो कैपिटल जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता और प्रॉफिट भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। लार्ज पेमेंट ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज हु आर फोर्स टू रिटायरमेंट, ठीक है, ऐसी पेमेंट जो कि सीनियर एम्प्लॉयज को दी जाती है ताकि उनको फोर्स किया जाए कि वो अब रिटायरमेंट ले लें, उसको गोल्डन हैंडशेक कहते हैं, उस अमाउंट को गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। डीरेगुलेशन इज द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रूल इन कंट्रोलिंग बैंक्स, कंट्रोलिंग कॉर्पोरेशंस, कंट्रोलिंग मार्केट्स, नन ऑफ देम, ठीक है। डीरेगुलेशन जो है ताकि डीरेगुलेशन क्या होती है? रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रोल इन कंट्रोलिंग
मार्केट्स, ठीक है। इसको हम लेजी फेयर भी इकोनॉमी कहते हैं, या फिर इसको जो है जो क्लासिकल बात करते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि जो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होनी चाहिए, ये वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इनकम जब जो इनकम क्लास है, पॉपुलेशन है, उसकी जो एवरेज इनकम है ड्यूरिंग 1 ईयर, उसको हम नेशनल इनकम नहीं कहते, डोमेस्टिक इनकम भी नहीं कहते, प्रोटेक्शन इनकम भी नहीं कहते, बल्कि पर कैपिटा इनकम यानी पर हेड इनकम जो है वो होती है। करेंसी दैट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप इट्स वैल्यू रिलेटिव टू अदर कंट्रीज, ऐसी करेंसी जो कि फ्यूचर में हमें पता हो कि इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी दूसरी कंट्रीज की करेंसी से रिलेटिवली, तो उसको हम सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं, सेंट्रल और एंड लोकल गवर्नमेंट होती है, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, या ऑल ऑफ देम। देखें, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके अंदर पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी आती हैं, लोकल गवर्नमेंट भी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज भी आती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर पब्लिक सेक्टर बनता है, तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज नेशनल डेट एंड और पब्लिक डेट? नेशनल डेट क्या होता है या पब्लिक डेट क्या होता है? स्टेट्स बोरोइंग फ्रॉम इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। स्टेट्स बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, स्टेट्स बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल, जो भी स्टेट बोरो करती है तो वो स्टेट बोरोइंग होती है, या नेशनल डेट होता है या पब्लिक डेट होता है, ठीक है। चाहे वो इंटरनल लोगों से कर रही हो बोरोइंग, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन कंट्रीज से बोरो कर रही हो, या इंस्टीट्यूशन से बोरो कर रही हो, ठीक है, तो वो सारी जो है वो नेशनल डेट या पब्लिक डेट होती है। मिनिमल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो कम से कम होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उसको हम इस कॉन्सेप्ट को कलेक्टिवली कहते हैं लेजिस्फेयर, या फिर जो है लेजिस्फेयर इकोनॉमी जो है वो यही कॉन्सेप्ट देती है कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो मिनिमम होना चाहिए। फ्री पोर्ट्स कौन से होते हैं? फ्री पोर्ट वो होते हैं जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं वो लिवाइड नहीं होती, ठीक है, जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाई हुई होती। व्हाट इज डंपिंग? डंपिंग क्या चीज होती है? सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज विद हाई क्वालिटी, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी विद लो क्वालिटी, सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एट लो प्राइस, और सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी विद हाई प्राइस। देखें, डंपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ज्यादा चीजें दे दें, सेल ज्यादा चीजों की करें और प्राइसेस कम बेशक लगा दें, ताकि डंप करना क्या चीज होती है कि आप बस अपने पास से चीजें निकाल रहे होते हो। तो आपने अक्सर शॉपकीपर्स को भी कहते सुना होगा, हम डंप कर रहे हैं, आप चीजें आप डंप कर रहे हैं। डंप करने का मतलब ये होता है कि हम ज्यादा चीजें बेच रहे हैं, ठीक है, और बेशक लो प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, हमारी उससे कॉस्ट पूरी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, बस हम डंप कर रहे हैं उन चीजों को, लो प्राइसेस के ऊपर हम लोगों को चीजें दे रहे हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं किसी चैप्टर से या किसी टॉपिक के ऊपर आप डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।